चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम। पहले स्टार्ट करेंगे विद काइनेटिक एनर्जी। लास्ट टाइम हमने बोला था किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके मोशन की वजह से, किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। वी कैन से दैट एनर्जी possessed by a body by virtue of its motion is called काइनेटिक एनर्जी। अब हमें इसके लिए फॉर्मूला एस्टेब्लिश करना है। कैसे करेंगे देखिए, हम एक लेवल सरफेस पे, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक ब्लॉक कंसिडर करते हैं ऑफ मास m। ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पर m मास का हमने एक ब्लॉक कंसिडर किया रखा है। F फोर्स इस पर अप्लाई किया गया है, ब्लॉक पर F फोर्स अप्लाई किया गया है, जिसके इन्फ्लुएंस में ये ब्लॉक मूव करता है बाय अ डिस्प्लेसमेंट s। यहां पहुंच गया। अब अगर हम इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करें तो हम इस डिस्प्लेसमेंट s की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? हमें यह पता है कि मोशन की थर्ड इक्वेशन क्या होती है, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, तो रिलेशन क्या आएगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू 0 स्क्वायर प्लस 2as, और वी कैन से s इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन 2a, v स्क्वायर अपॉन 2a। अब जो हमने फिगर में लिया है, जिधर फोर्स अप्लाई हो रहा है, फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट है। हमने फिगर में जो लिया है, जिधर फोर्स है, फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट है। तो वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इस केस में वर्क क्या आएगा, फोर्स है ma, फोर्स का फॉर्मूला ma यूज कर सकते हैं आप, कांस्टेंट मास सिस्टम है। और डिस्प्लेसमेंट के लिए आपने s की वैल्यू कितनी निकाली, आपने v स्क्वायर अपॉन 2a। a से a कैंसिल हो गया, वर्क डन क्या बचा, हाफ mv स्क्वायर। वर्क डन इज हाफ mv स्क्वायर। और यही वर्क क्या बनता है इसकी, काइनेटिक एनर्जी। यही वर्क किस फॉर्म में है, इसमें बॉडी में काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है। तो हम क्या कह सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज हाफ mv स्क्वायर। क्लियर है यहां तक, किसी को कोई डाउट? नो सर। एक मिनट बस बच्चों, मैं जरा स्क्रीनशॉट ले लूं आपका। तो ये तो हमने फॉर्मूला एस्टेब्लिश किया। नेक्स्ट एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। द थ्योरम सेज कि आप किसी भी बॉडी पर जो वर्क करेंगे, एक्सटर्नल एजेंसी किसी भी बॉडी पर जो वर्क करेगी, वो उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में चेंज की फॉर्म में अपीयर होगा। इट मींस वर्क अगर आपने पॉजिटिव किया तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, अगर वर्क आपने नेगेटिव किया तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। एनी काइंड ऑफ वर्क विल रिजल्ट इन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो स्टेटमेंट कहता है द वर्क डन by a force acting on a body is equal to the change in kinetic energy of the body। क्लियर है या नहीं? यस सर। कोई रिपीट करेगा जो मैंने बोला? भार्गवी रिपीट करो। So work done by a force acting on a body appears as change in kinetic energy. ठीक है, तो अब हमें इस जो हमने थ्योरम का स्टेटमेंट बोला है, हमें थ्योरम प्रूव करनी है। हमें
ये थ्योरम मूव करनी है। तो हमने माना किसी बॉडी पर एक फोर्स एफ एक्ट कर रहा है, जिस फोर्स के इन्फ्लुएंस में बॉडी एक बहुत स्मॉल डिस्टेंस, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिस्टेंस ds मूव कर जाती है। तो इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में जो वर्क होगा वो क्या होगा, dw, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क होगा, विल बी f डॉट ds। और हम मान रहे हैं कि f और ds सेम डायरेक्शन में है, देन वी मे राइट इट एज dw इक्वल्स टू f ds। इतना क्लियर बच्चों? किसी को कोई डाउट तो नहीं? No, sir. नाउ हम जानते हैं F क्या होता है, ma। तो मैं यहां लिख सकता हूं dw इक्वल्स टू ma ds। और एक्सेलरेशन क्या हुआ करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूं, मैं लिख रहा हूं m इंटू ds ओवर dt dv, ds ओवर dt dv। ds ओवर dt इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विच इज वेलोसिटी। तो ये हमारा जो स्मॉल वर्क डन था, दिस हैज बिकम mv dv। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, बोलो बच्चों, क्लियर है? No, sir. Yes, sir. ठीक। नाउ हमें वर्क किस ड्यूरेशन के लिए निकालना था, या किस कंडीशन के लिए निकालना था। एक बॉडी जो इनिशियल वेलोसिटी u से फाइनल वेलोसिटी v तक जाती है, इनिशियली उसकी वेलोसिटी क्या है u और फाइनल वेलोसिटी क्या है v, उस ड्यूरेशन का अगर हम वर्क डन निकालना चाहें तो वर्क डन, टोटल वर्क डन क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dw, इंटीग्रेशन ऑफ dw within limits u to v, initial velocity u, final velocity v। अब बेटा मास इस सिस्टम में कांस्टेंट है, तो मास को हमने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, दिस हैज बिकम v dv फ्रॉम u to v। अब यहां लगेगा इंटीग्रेशन, तो मैं फॉर्मूला समझा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला यहां एप्लीकेबल है वो है x रेज टू पावर n dx इज इक्वल टू x रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। हमारे पास है v dv, v dv मतलब v रेज टू पावर 1 dv। क्या लिखना चाहिए आंचल, आंचल गर्ग, आवाज आ रही है बेटा? कोई और बताना चाहेगा, हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ आदित्य बोलो, क्या लिखें? आदित्य आवाज नहीं आ रही बेटा। सुमित, यस सर। बोलो क्या लिखें? सर v की पावर 1 प्लस 1, v रेज टू पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। ठीक, तो दिस हैज बिकम v स्क्वायर बाय 2। ये क्या है, v स्क्वायर बाय 2। ये बेटा रफ वर्क है सारा, ये मेन में नहीं था। तो यहां आ गया m इंटू v स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी u टू फाइनल वेलोसिटी v। अब बेटा इसमें सब लोग ध्यान देंगे, ये v वेरिएबल है, वेरिएबल की जगह पहले रखी जाती है अपर लिमिट और माइनस करके लोअर लिमिट। तो यहां रखा जाएगा m, v की जगह v स्क्वायर बाय 2 माइनस v की जगह u, वेरिएबल की जगह u स्क्वायर बाय 2। तो ये क्या आया, 1 बाय 2 m v स्क्वायर
-1/2 m(u²). किसी को कोई डाउट यहां तक? बोलो बच्चों, रेस्पॉन्ड किया करो। सर। No, कोई डाउट तो नहीं है ना? No, sir. ठीक। नो no, सर। sir. नाउ वर्क डन के आगे हाफ mv²। v क्या थी? फाइनल वेलोसिटी। तो हाफ mv² क्या होगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी k फाइनल, u इनिशियल वेलोसिटी थी या इनिशियल स्पीड कह सकते हैं, तो इसे बोलेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो k फाइनल माइनस k इनिशियल दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम क्या जान प्रूव कर दिया हमने? अब वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है बच्चों ये? Yes, sir. यस। Yes, sir. Yes, sir. ठीक। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। देखो बेटा, मैं हेडिंग नहीं डाल रहा हूं, मैंने बोल दिया आप लोगों को। हम क्या कर रहे हैं? रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ mv²। अभी डिराइव किया था हमने। मैं इस एक्सप्रेशन में आरएचएस में m से मल्टीप्लाई और m से ही डिवाइड ये कर दिया हमने। ये क्या बना? हाफ m²v² बाय m। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, mv होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। अब m इंटू v क्या होता है? लीनियर मोमेंटम। लास्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने। तो दिस में भी रिटन एज p²। अपॉन 2m। तो ये एक्सप्रेशन है जो रिलेट करता है काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम को। यहां से हम रिलेशन निकाल सकते हैं p² इक्वल्स टू 2mk। कंसिडरिंग मास टू बी कांस्टेंट वी कैन से p इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट k। ये न्यूमेरिकल में यूज होता है, अदरवाइज एक्सप्रेशन हमें ये निकालना। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अब इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में ही आएगा। एक मिनट बस, मैं बोल रहा हूं बेटा, डिक्टेट कर रहा हूं, आप लोग न्यूमेरिकल लिख लो। क्वेश्चन इज, इफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी is increased by 50%, then what will be the percentage increase in kinetic energy of the body? The percentage increase in kinetic energy of the body. हमें कहा गया है कि किसी बॉडी का मोमेंटम 50% इंक्रीज हो जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी में कितने परसेंट इंक्रीज होगा हम ये बताना चाहते हैं। देखिए कैसे होगा। से इनिशियल मोमेंटम p है, इनिशियल मोमेंटम हमने मान लिया p है, तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा? p प्लस p/2, क्योंकि 50% इंक्रीमेंट हुआ है। 50% इंक्रीमेंट होने का मतलब है जितना भी था उसमें ओरिजिनल क्वांटिटी का हाफ और ऐड हो गया है। इतना क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ये क्या बन गया? 1.5p मतलब 3/2p।
It has become 3/2 P. Now ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी रही होगी? P²/2m. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रही होगी P²/2m. फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मैं K डैश बोल देता हूं. K डैश इज P डैश स्क्वायर अपॉन 2m, क्योंकि मास नहीं बदला है. मास नहीं बदला है, बदला क्या है? सिर्फ मोमेंटम. इसे मैं फाइनल मोमेंटम को P डैश बोल देता हूं. तो इसकी वैल्यू डाल रहा हूं मैं P डैश की. K डैश इक्वल्स टू 3/2 P स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m. ये आया 9/4, 4 into 2 8, 9/8 P स्क्वायर अपॉन m. ये क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes. तो हमने K और K डैश, हमें दोनों की वैल्यू पता चल गई. K कितना है? P स्क्वायर अपॉन 2m एंड K डैश इज 9P स्क्वायर अपॉन 8m. We have to find परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. हमें निकालना है परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. तो सबसे पहले तो इंक्रीज निकाल लो. इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज डेल्टा K इक्वल्स टू K डैश माइनस K, दैट इज 9P स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8m माइनस P स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m. तो ये क्या बनेगा? 9P स्क्वायर अपॉन 8m माइनस, या मैं एलसीएम लेके कर देता हूं, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होगी. 8m ले लिया हमने, ये आया 9P स्क्वायर और ये आया 4P स्क्वायर. दिस इज 5P 5P स्क्वायर अपॉन square. 8m. दिस इज डेल्टा K. ये डेल्टा K है. तो परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? डेल्टा K डिवाइडेड बाय K इंटू 100%. भाई चेंज इन एनर्जी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एनर्जी इंटू 100%. तो चेंज इन एनर्जी इज 5P स्क्वायर अपॉन 8m. ओरिजिनल एनर्जी वाज P स्क्वायर अपॉन 2m इंटू 100%. ये क्या बनेगा? 5P स्क्वायर इंटू 2m डिवाइडेड बाय 8m इंटू P स्क्वायर इंटू 100%. m से m कैंसिल, P स्क्वायर से P स्क्वायर कैंसिल. दिस इज 10/8 इंटू 100%. 1.25 इंटू 100%, दैट इज 125%. कोई डाउट किसी स्टेप में? No, No, sir. sir. चलो ठीक. नेक्स्ट कंसेप्ट जो हम अप्लाई करने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं, अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में मैंने लास्ट टाइम बताया था. द एनर्जी possessed by an object due to its position in a force field or due to its special configuration is called potential energy. तो सबसे पहले हम जिस पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. हम सबसे पहले जिक्र करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का. अब वैसे तो हम ग्रेविटेशन जब चैप्टर पढ़ेंगे तो हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए अलग से फॉर्मूला एस्टेब्लिश करेंगे. वो फॉर्मूला इससे अलग आएगा. फिलहाल के लिए जो हम सिंपलर फॉर्मूला यूज करते हैं, 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh. वो कैसे आया, उसका कंसेप्ट क्या है, वो समझ रहे हैं. तो हम यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के रिगार्डिंग कह सकते हैं दैट द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी
the energy possessed by a body due to its position in the gravitational field of earth is called gravitational potential energy. I repeat, the energy possessed by a body due to its position in the gravitational field of earth is called gravitational potential energy. क्लियर है ये? बोलो बच्चों. सर रिपीट कर दो एक बार और. The energy possessed by a body due to its position in the gravitational field of earth is called gravitational potential energy. Clear? Yes. Yes, sir. रिपीट कौन करेगा? हैंड रेज करें इसमें. बस 2-3 बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं, बाकी नहीं करते. आयुषी बेस्ट, आवाज आ रही है बेटा? Yes, sir. रिपीट करो, मैंने क्या बोला था. Sir, the energy possessed by a body due to its position in the gravitational field of Earth is known as gravitational potential energy. हाँ ठीक है बच्चों, रिस्पॉन्ड किया करो, तभी पता चलेगा ना मुझे किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं आ रहा. अब इसमें एक आप लोग रफ नोटबुक में नोट कर रहे होंगे, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैं लिखा रहा हूं वो लिख लो. लिखना, फॉर ऑब्जेक्ट्स नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, फॉर ऑब्जेक्ट्स नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, comma, the surface of earth is assumed, the surface of earth is assumed as reference position, as reference position for zero potential energy, for zero potential energy. इस बात का मतलब क्या है कि हम अर्थ के सरफेस पर रखा है कोई ऑब्जेक्ट अगर, तो हम ये मान सकते हैं कि उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है. ये रेफरेंस पॉइंट लिया गया है, हम आर्बिट्रेरीली चूज कर सकते हैं रेफरेंस पॉइंट. ऐसा नहीं है कि हमें अर्थ की सरफेस को ही सिलेक्ट करना, हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं. आप उससे 100 मीटर नीचे सिलेक्ट कर लो, 100 मीटर ऊपर सिलेक्ट कर लो, आप इंफिनिटी पे सिलेक्ट कर लो, वो हमारे हाथ में. क्योंकि बेसिकली कैलकुलेशंस में जो हम चेंज करें कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेशंस के अंदर जो हम वैल्यू फाइंड करेंगे वो बेसिकली हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकालते. जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे हम क्या निकालेंगे, एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक जाने में पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आया है. हम एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि वहां वैल्यू कितनी थी वो कभी निकालते ही नहीं है. मतलब अगर कोई हमसे पूछे ना कि अर्थ की सरफेस से 100 मीटर ऊपर कितनी होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वी नेवर फाइंड दैट. हम कभी वो वैल्यू नहीं निकालते. एक्चुअली हम निकालते क्या है, हम मान लेते हैं, हमारा जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है वो ये होता है, हम मान लेते हैं अर्थ की सरफेस पर 0 है, अर्थ की सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो इसे 100 मीटर की हाइट तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, इसे 100 मीटर की हाइट तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, हम मानते हैं वो वर्क इसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, वो वर्क इसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा. तो बेसिकली हमने किया क्या, 0 लेवल से मतलब अर्थ की सरफेस से 100 मीटर की हाइट तक ले जाने में जितना वर्क किया सिर्फ वो निकाला. यानी कि हमने क्या निकाला है, change in potential energy. We are not calculating absolute value of potential energy, we are just finding change in potential energy. मैं दोबारा सब कुछ समझा रहा हूं एग्जाम्पल के थ्रू, ध्यान से समझेंगे, किसी को कोई डाउट होगा तो बता देंगे. बेटा मैंने ये कहा ये अर्थ की सरफेस है, आप ये मान लें कि यहां पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 है और यहां से 100 मीटर की हाइट तक एक ऑब्जेक्ट को ले जाना है ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट. कितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट.
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हम विदाउट एक्सेलरेशन ले जाना चाहते हैं, से 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है वो 1 किलोग्राम का है, अगर हम विदाउट एक्सेलरेशन ले जाना चाहते हैं तो हमें जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे, एग्जैक्टली उतना ही फोर्स ऊपर लगाना पड़ेगा, एग्जैक्टली उतना ही फोर्स ऊपर लगाना पड़ेगा। इस सिचुएशन में क्या होगा, नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो मतलब विदाउट एक्सेलरेशन जाएगा ऑब्जेक्ट ऊपर। अब एक बात ये मन में आ सकती है कि जब फोर्स ही नहीं है तो ऊपर कैसे जाएगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ रिकॉल करेंगे। मूविंग ऑब्जेक्ट को मोशन में बनाए रखने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हम मिनिमलिस्टिक केस लेते हैं इस केस में कि मिनिमम कितना फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप mg से ज्यादा अप्लाई करोगे तो जाएगा ही जाएगा ऑब्जेक्ट, बट मिनिमम वैल्यू जो रिक्वायर्ड है वो mg है। तो यहाँ फोर्स कितना हो गया, mg 1 किलोग्राम इंटू 9.8, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 100 मीटर। तो हम क्या कहेंगे, दिस इज 980 जूल्स, 980 जूल वर्क करना पड़ेगा। हमने बोला अर्थ की सरफेस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, 100 मीटर की हाइट तक ले जाने में 980 जूल करना पड़ा वर्क। तो यहां जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी 980 जूल, दैट विल बी 980 जूल। अब अगर मैं ये मान लूं कि अर्थ की सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी से 1000 जूल है, जीरो नहीं मानी, कितनी मान ली 1000 जूल। अब भी 100 मीटर की हाइट तक ले जाना है, कितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क तो सेम होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, 980 जूल वर्क करना पड़ेगा। तो यहां कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी, 1980 जूल्स। बेसिकली हम इस डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यहां एग्जैक्टली कितनी वैल्यू है हमें नहीं पता, यहां वैल्यू एग्जैक्टली कितनी है हमें नहीं पता। हम जो वर्क करना पड़ता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज करने में, मतलब एक हाइट लेवल से दूसरी हाइट लेवल तक जाने में, हम बेसिकली उसी की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होते हैं। मैं इन शॉर्ट सारा रिपीट कर रहा हूं, दोबारा ध्यान से सुनेंगे। मैंने बोला आप जीरो एनर्जी लेवल मतलब पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कहां मानेंगे, वो आर्बिट्रेरीली चूज कर सकते हैं। आर्बिट्रेरीली चूज करने का मतलब आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं उसकी, कि हमने अर्थ की सरफेस पे जीरो मानना है, हमने इंफिनिटी पे जीरो मानना है, हमने अर्थ की सरफेस से 2 मीटर ऊपर मानना है जीरो लेवल, कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर्स पे। आंसर्स जितनी वैल्यू शिफ्ट हुई है बस उतना ही आंसर शिफ्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहां हमने क्या किया था, अर्थ की सरफेस को जीरो माना तो 100 मीटर की हाइट पे क्या आया 980। अगर हमने अर्थ की सरफेस को 1000 जूल माना तो 100 मीटर की हाइट पर क्या आया 1980। गैप तो सेम ही रहा ना 980 का, गैप इज स्टिल द सेम। और बेसिकली हम गैप की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, हम एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी कैलकुलेट नहीं करते। किसी को कुछ पूछना है? नो सर। रिपीट करेंगे, मैंने बोला क्या इतनी देर से मैं जो बोल रहा हूं। हैंड रेज करें बाकी बच्चे, जिस जो बता सकता है। वैश श्रीवास्तव का एक क्वेश्चन आया है, व्हाई डोंट वी कैलकुलेट एब्सोल्यूट वैल्यू। बिकॉज हमारे पास कोई मैकेनिज्म ही नहीं है एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करने का अभी तक मतलब इस चैप्टर तक जितना तुमने पढ़ा है उसमें हमने कोई मैकेनिज्म ऐसा नहीं पढ़ा जिससे हम एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब एग्जैक्टली क्या वैल्यू है वहां वो कैलकुलेट कर सकें, अभी तक नहीं पढ़ा है। अभी हम सिर्फ चेंज कैलकुलेट करना सीखे हैं। क्लियर है बेटा? वैश श्रीवास्तव ठीक। भार्गवी बोलो बेटा, क्या बताया मैंने इतनी देर? भार्गवी Yes, sir. रिपीट करो मैंने क्या कहा था।
सर अगर हमें पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पता करनी होती है किसी एक पॉइंट पे, तो हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता करते, हम ये पता करते हैं कि रेफरेंस पॉइंट से उस पॉइंट तक कितना चेंज आया वर्क में। हाँ, बिल्कुल ठीक बोला। हम किसी भी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू हम फाइंड नहीं करते हैं। हम सिर्फ फाइंड ये करते हैं कि रेफरेंस लेवल से उस सिचुएशन तक लाने में कितना चेंज पोटेंशियल एनर्जी में आया है। और रेफरेंस पॉइंट इसीलिए आर्बिट्ररी होता है, हम कुछ भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, जीरो लेवल। ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि व्हाट इफ द सरफेस ऑफ अर्थ इज अज्यूम टू बी 100 जूल। इट डजंट मैटर, सारे आंसर्स क्या हो जाएंगे, 100 बाय 100 फैक्टर शिफ्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी 500 जूल थी, किसी पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी 500 जूल थी, तो बाय शिफ्टिंग द रेफरेंस लेवल, अगर हमने अर्थ की पहले 0 मानी थी, हमने सरफेस ऑफ अर्थ की क्या मानी, 0, और पॉइंट ए पर कितनी थी, 500। अब हम कह रहे हैं सरफेस ऑफ अर्थ को 100 मान लो, कोई बात नहीं, ये 600 हो जाएगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सिर्फ उतना ही शिफ्ट हो जाएंगे, गैप पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है बच्चों, फिर आज डिस्कशन इतना ही रखते हैं। इसको जो मैंने कंसेप्ट पढ़ाया ना रेफरेंस लेवल वाला, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बात सुनो पहले मेरी, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, हम इसको स्किप करके आगे नहीं बढ़ सकते। मैं करा सकता था सीधे W इक्वल्स टू mgh, कराने में कोई बड़े वर्क नहीं है, हम सीधे बोलते W इक्वल्स टू mgh और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, mgh। पर आगे जब हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे फिर कहोगे कि ये वाला नहीं आया फॉर्मूला। एग्जैक्टली हमें पहले समझना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट क्या है। तो आज आप लोग बुक से पढ़ेंगे, कल मैं सब में से किसी से भी पूछ सकता हूं जो मैंने आज पढ़ाया और जो मैंने बुक से पढ़ने को कहा है। हमें कंसेप्ट किसका पढ़ना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड रेफरेंस लेवल्स। हम क्या पढ़ेंगे, रेफरेंस लेवल्स, यानी जीरो एनर्जी लेवल्स का कंसेप्ट। क्लियर है? Yes. तो चलो आज इतना ही रखते हैं, कल फिर क्लास होगी जब आगे कंटिन्यू करेंगे। हम एक बार बुक से पढ़ना जरूरी है, बुक से पढ़ेंगे, ठीक? चलिए, थैंक यू बच्चों। थैंक यू सर।